आप हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स को आप ब्रांच बोल सकते हो। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जो ये चैप्टर नंबर 10 है आपका नए एनसीईआरटी के हिसाब से। चैप्टर नंबर 9 है आपका इलास्टिसिटी, चैप्टर नंबर 10 है आपका फ्लूइड, चैप्टर नंबर 9 है फ्लूइड, 10 हो गया ये। पुराना एनसीईआरटी में 11 होगा तो एक चैप्टर हटा दिया था वो। नया एनसीईआरटी में चैप्टर 10 और पुराने में 11। इसके बाद पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स, है एक ही चीज़। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी अलग अलग किया तो सब बुक अलग अलग करेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एनसीईआरटी अलग अलग किया है। हाँ, बहुत सारा बुक इससे भी छोटा छोटा कर दिया, इसको 3 भाग में बांट दिया है। जैसे एस सी वर्मा, थर्मल एक्सपेंशन अलग, कुछ अलग, सबका अपना अपना है। थर्मोडायनेमिक्स फिर पढ़ोगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, है एक ही चीज, इन्हीं की तीनों अलग अलग। जहाँ से पढ़ना हम लोग शुरू करेंगे वहाँ से सारे पॉइंट जुड़ा हुआ है। एक भी पॉइंट गड़बड़ हुआ, किसी बिल्डिंग में अगर एक ईंटा गड़बड़ हुआ तो सारा दीवार गड़बड़ हो जाएगा, स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाएगा, पूरा बिल्डिंग गड़बड़ हो जाएगा। वही ये है। कहने के लिए अलग अलग है, कहने के लिए अलग अलग चैप्टर है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे लगेगा एक ही चीज़ है। तो आप इसे 3 चैप्टर बोल दो, 3 पॉइंट बोल दो, 3 ब्रांच बोल दो, जो बोलना है बोलो, है एक ही चीज़। कोई इसको 5 भाग में लिख दिया है ना। जैसे मेनली जैसे बहुत सारा बुक क्या करता है, इसको एससी वर्मा में देखोगे तो इसमें एक होता है थर्मल एक्सपेंशन, अलग लिखेगा कि लीनियर बॉडी को हीट देंगे तो कितना फैलेगा, वो एरिया वाला बॉडी को हीट देंगे तो कितना फैलेगा। बायोमेट्रिक स्ट्रिप क्या है आप देखे होंगे, आप प्रेस करते हैं तो ऑटो कट हो जाता है। आयरन करते हो ना कपड़े पे तो ऑटो कट हो जाता है, अपने आप होता है। वहाँ क्या लगा हुआ है, वो थर्मल एक्सपेंशन, वो बायोमेट्रिक स्ट्रिप उसमें लगा हुआ है। जैसे फ्लूइड में प्रैक्टिकल देखे वैसे ही हीट में जहाँ जहाँ ज़रूरत होगा एक से एक बवाल प्रैक्टिकल सामने दिखाएंगे। पहले भी डाल देंगे वीडियो, पिछले साल का शूट है या उसके पीछे जो भी है सामने भी करके दिखा देंगे। इसी में रहता है कैलोरीमेट्री। छोटे छोटे और टॉपिक बना सकता है, या हीट ट्रांसफ़र आप कह सकते हो। हीट ट्रांसफ़र, तो सबसे पहले हम लोग यही वाला चैप्टर पढ़ेंगे, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। उसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि टेम्परेचर क्या है, हीट क्या है, दोनों में क्या अंतर है। वर्क को भी जूल में मापते हैं, हीट को भी जूल में मापते हैं, एनर्जी को भी जूल में मापते हैं, तीनों को जूल में ही मापते हैं। तो फिर अंतर क्यों है, क्यों अलग अलग पढ़ते हैं। फिर इसमें बहुत सारे डिवाइस पढ़ेंगे, रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है, हीट पंप कैसे काम करता है, हीट इंजन कैसे काम करता है, कार्नोट इंजन क्या है, सारा जितना भी इंजन काम करता है। जैसे आप समझिए अपनी गाड़ी के बारे में, कैसे फ्लूइड में एक से एक चीज़ डिवाइस पढ़े हम लोग, बर्नौली थ्योरम के एप्लीकेशन में। यहाँ और ज़्यादा डिवाइस है। सोचिए, जैसे मान लीजिए आपका इंजन है जहाँ पेट्रोल भराया, ये पिस्टन लगा हुआ है, ये आपके गाड़ी का चक्का है, यहाँ से क्रेन लगा हुआ है। क्रेन सेंटर पे नहीं रहता, देखना अभी छुट्टी होगा तो किसी का 2 चक्का देखना, ये जो ऐसे लगता है खांचा टाइप का, वो सेंटर पे नहीं रहता है, देखना वो सेंटर पे नहीं रहता है, नीचे रहता है। अब सोचो यहाँ पे पेट्रोल जला और डीजल गाड़ी है तो अलग है, वो स्पार्क कैसे करता है, जलाता कैसे, इसके अंदर तक हम लोग पढ़ेंगे। डीजल गाड़ी का क्या मतलब है, पेट्रोल का क्या मतलब है, कैसे जलाता है वो। अब मान लो यहाँ पे कुछ जला जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस किया, हीट एनर्जी क्या करता है, इस पिस्टन को, पिस्टन पर आए थे ना फ्लूइड में, हेवी लोड वाला बॉडी, ये पिस्टन को कौन चलाएगा, इंजन में बैठ के हम लोग।
हम लोग बैठेंगे इंजन में। ये हीट एनर्जी कहाँ से आया? पेट्रोल के जलने से। क्लियर? पेट्रोल को जलाया गया, सेल्फ मारते हो पेट्रोल जरा, भभका अंदर में, यहाँ से हीट एनर्जी बन गया मैकेनिकल एनर्जी। वो पिस्टन को आगे चलाया। हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया? पिस्टन का चलना ही मैकेनिकल एनर्जी हो गया। जैसे स्विच ऑन किए, पंखा चला, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल में बन गया। पंखा चलना क्या है? मैकेनिकल एनर्जी। स्विच ऑन किए, मोटर पानी फेंक दिया, पानी निकलना क्या है? मैकेनिकल एनर्जी है। तो यहाँ एनर्जी का कन्वर्सन है। अब पिस्टन आगे बढ़ा, सोचो पिस्टन से क्या जुड़ा हुआ है? क्रेन आगे बढ़ा, चक्का घूम गया। तब तक उधर से रोटेशन भी पढ़ लोगे। इसको कौन आगे बढ़ाया? हीट एनर्जी से ये आगे बढ़ा, तो ये एनर्जी किस में बदल गया? इससे कौन बढ़ा आगे? क्रेन कहाँ से जुड़ा हुआ है? चक्का को घुमा दिया। चक्का जमीन को कहाँ ठेला? उसका यहाँ। जमीन कहाँ? कैसे हम लोग जमीन को कहाँ पुश करते हैं? हम लोग कहाँ चलते हैं? जमीन को पीछे पुश करते हैं, जमीन वैसे ही चक्के में होता है। पढ़ाए थे ना फ्रिक्शन में, चक्का जमीन को पीछे धकेला, जमीन और भी चीजें हैं वहाँ पढ़ाएंगे। प्योर रोलिंग, रोटेशन उधर से पढ़ोगे। कितना खूबसूरत चीज़ है। सुना होगा 2 स्ट्रोक इंजन, सुने हो? 4 स्ट्रोक इंजन, 6 सिलेंडर वाला कार। क्या उतना 6 सिलेंडर वाला नहीं पढ़ना है, लेकिन जैसे ही इंजन पढ़ोगे ना, कानून इंजन, मन करेगा सब समझ ले। कैसे काम करता है, पिस्टन कैसे आगे बढ़ता है, कितना पेट्रोल डलवाना है, उसका क्या निकलता है, सारा कैलकुलेशन होता है। सारे गाड़ी का एक कैलकुलेशन होता है। इन्हें कि जाके आप डलवा ले, वो कितना दे सकता है, कितना किलोमीटर तक जा सकता है, कहाँ हीट फालतू का खपत होता है, सारा चीज़ पढ़ना है। और भी बहुत सारे चीज़ें हैं। तो इंजन तक हम लोग चल गए। बीच में छोटे छोटे बहुत सारे डिवाइस है, बहुत छोटे छोटे, जो दैनिक जीवन में यूज होता है। पानी गर्म हुआ, उस कितना टाइम लिया, तेल गर्म हुआ कितना टाइम लिया, इतने पानी गर्म पे हम कितना कप चाय बना सकते हैं। मान लो आपका डिबेट हो रहा है, मान लीजिए आपकी शादी होने वाली है और ससुर जी फिजिक्स के ही प्रोफेसर है और तू फिजिक्स का अच्छा स्टूडेंट है, तू फिजिक्स का अच्छा स्टूडेंट है। ससुर जी बोले कि भाई दामाद जी का माइंड सेट करते हैं, चेक करते हैं। हाँ तो सेटे करना होता, चेक किया मतलब तुम्हें सेट कर दिया, और नहीं चेक से फेल हो गया तो खत्म। अब हो गया, क्वेश्चन रख दिया कि बताइए इतना कैलोरी हीट दिए। कैलोरी और जूल में भी अंतर समझेंगे कि कैलोरी जूल में कैसे बदलेगा। बचपन से याद किया होगा, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल, वो बदला कैसे, सब जानेंगे हम लोग। अब उस पर हम कितना चाय बना सकते हैं, सिर्फ उस हीट पे। अलग बात है कि हम लोग डायरेक्ट गैस चूल्हा पे बना लेते हैं। बहुत सारे चीज़ कैसे काम करता है, हीट है क्या, मतलब मन कर रहा है अभी सब पढ़ा दे। आराम ज़्यादा नहीं, फिर मज़ा नहीं आएगा। आराम से। लेकिन सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, है कि नहीं? तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे, इसी में ये सब है, सब इसी में है। फिर इसी में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में भी, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-लुसाक लॉ, डाल्टन लॉ पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हो? सब यहाँ पढ़ना है। केमिस्ट्री का 60 से 70% सेम पढ़ना। अंतर यही है कि जब पढ़ोगे तब पता चलेगा कि वहाँ पढ़ना और यहाँ पढ़ने में क्या अंतर है। दोनों में अंतर, पढ़ोगे सेम चीज़, अंतर महसूस करना। फिर क्या पढ़ेंगे, ये भी तुम्हारे केमिस्ट्री का ही पोर्शन है ना, स्टेट्स ऑफ मैटर या गैसेस स्टेट, सेम टू सेम है। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम आप लोग दे दीजिए, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। चैप्टर नंबर लिखना तो लिख सकते हो, नए एनसीईआरटी से 10, पुराने एनसीईआरटी से 11। अब इसके बाद आपका मेनली जो है, सुन लो 1 मिनट और, इसके बाद आपका वॉल्यूम 2 में 2 चैप्टर बचा, वेव और एसएचएम है 2, लेकिन पढ़ना एक ही है। वो पहले एसएचएम पढ़ोगे, सुनना, बोले ना लिखने तो लिखना ही लगता। रुको, सुनिए लो। जब सुन रहे हो तो 1 मिनट और सुनो।
हीट के बाद मोटा मोटी वॉल्यूम 2 में एक ही चैप्टर बचा जिसे बोलते हैं ऑक्सीलेशन या एसएचएम। वेव उसी का हिस्सा है, भले अलग अलग लिखा है। एसएचएम जिसका वर्क ऑफ एनर्जी मालूम है वो एसएचएम कर लिया पहले ही। फुल्ली एप्लीकेशन ऑफ वर्क ऑफ एनर्जी, पेंडुलम कैसे काम करता है, सेकेंड पेंडुलम क्या है, अगर घर पेंडुलम को लिफ्ट के अंदर लगा दे ऊपर जाएगा तो टाइम घटेगा कि बढ़ेगा, अगर हम यही घड़ी पहन के इंग्लैंड पहुंच जाएंगे तो घड़ी के टाइम में कितना डिक्रीज होगा, डिक्रीज हो जाएगा काम या बढ़ जाएगा, सेम नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर अलग है। ब्रिटेन में टेम्परेचर, अब मान लो कोई देश कनाडा चल गए, मान लो गर्म प्रदेश है, तो टाइम मेरे घड़ी का टाइम अपने आप चेंज हो जाएगा, क्योंकि सुई के लेंथ में बदलाव आ जाता है। अब बदलाव का ही मतलब नहीं होता है कि इसका सुई बहुत बड़ा हो जाएगा, शीशा फाड़ के निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एसएचएम किसका एप्लीकेशन है, वर्क ऑफ एनर्जी का। और सुनो, फिजिक्स में पढ़ने से कहीं ज़्यादा कनेक्शन है। हमें लगता है कि पढ़ना ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे तुम ख़त्म करोगे चीज़ों को, 12th स्टार्ट करोगे, तुम्हें पता चलेगा यार पढ़ना ज़्यादा नहीं है, कनेक्शन ज़्यादा है। देखो, जिस बच्चे का एसएचएम बढ़िया होगा, इसके बाद एसएचएम शुरू होगा, उसका 5 चैप्टर 11 12 मिला के सही हो जाएगा। एसएचएम सर्कल होता है 5 चैप्टर का। पहला एक एसएचएम हो गया, दूसरा वेव और साउंड हो गया, वेव हो गया रस्सी वाला वेव, रस्सी को इंट से बांध दो, अरे रस्सी एकदम टाइट बांधा हुआ है, हाथ ऐसे मार दो तो टर्न मारता है कि नहीं मारता है, उसे बोलते हैं वेव ऑन स्ट्रिंग। साउंड तो सुन ही रहे हो, अब साउंड कैसे काम करता है साउंड में पढ़ेंगे। सेम, जिसका ये अच्छा उसका ये अच्छा। वेव मतलब इनफाइनाइट एसएचएम, अनंत, कहीं भी बहुत सारे पार्ट के लिए एक साथ एसएचएम कर रहे हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, वेव। एसएचएम किससे जुड़ा हुआ है, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ वर्क और एनर्जी, एनएलएम अपने आप आएगा ही, वर्क है तो वर्क में फोर्स आएगा ही, फोर्स है तो न्यूटन स्लो मोशन आएगा ही। 12th में पढ़ोगे अल्टरनेटिंग करंट, क्या पढ़ोगे, सेम, सब कुछ सेम। यहाँ 2 स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग ब्लॉक पढ़े हो, तो यहाँ पे 2 सर्किट रहेगा, जैसे रेजिस्टेंस हो गया, वायर में रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे ब्लॉक चलेगा तो यहाँ करंट चलेगा, इक्वेशन सेम, सब कुछ सेम। वेव ऑप्टिक्स, यहाँ लाइट चल रहा है, लाइट वेव है कि पार्टिकल है, यहाँ चलोगे। और उसी रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स अलग अलग ब्रांच है, रे ऑप्टिक्स अलग होता है, वेव ऑप्टिक्स अलग होता है। सोचो एक से कितना जुड़ा हुआ है, एक, ये कोई कोई बुक अलग लिखता है, कोई साथ में लिखता है, 1 2 4। पढ़ना कौन है, किससे जुड़ा हुआ है, ज़्यादा, ऐसे हल्का एनएलएम भी आएगा, सब जानते हो। ये पढ़ के तुम 12th का ही दोनों चैप्टर बना सकते हो, सेम टू सेम। इसलिए कहते हैं क्लास में रेगुलर रहने, कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ने, कि एक बार पढ़ोगे कितना बार यूज होगा मत पूछो। ऐसा नहीं कि नया चीज़ पढ़ोगे, लेकिन कैलकुलेशन सेम होगा। अब देखना, ये चीज़ आज बोले हैं, इससे पहले ही बोले होंगे, आज का ये चीज़ हम 50 बार बोलते नजर आएंगे, बार बार पढ़ाएंगे, ये वाला बोलते रहेंगे, ताकि तुम्हारे दिमाग में हो कि पढ़ो ये, बना जाओगे ये। लेकिन आप तो अपने हैं, सुनिएगा मेरा। यहाँ बोलेंगे वो एसएचएम क्या होता है, एसएचएम लिखिए, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये ब्रांच का नाम नहीं दो, चैप्टर का नाम सीधे दो, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। रेडी? जिसको अभी से जितना भी हम क्रॉस क्वेश्चन करेंगे मालूम होगा जवाब देना है, नहीं मालूम होगा चुप रहना है, बोलना जरूर कुछ, अगर मालूम है तो चुप नहीं रहना है, नहीं मालूम है तब चुप रहना है।
सबसे पहले शुरुआत हम लोग करेंगे टेम्परेचर से, ठीक, एकदम जीरो बेसिक से। एकदम सोचो कि हम कोई भी चैप्टर शुरू करते तो आपको मालूम होगा कि मैं पहले कहाँ जाता हूँ, निगेटिव में, फिर कहाँ आता हूँ, तब चैप्टर स्टार्ट होता है। आज हम लोग टीजर करेंगे, फिर टेलर आएगा, फिल्म तब आएगा। आज फिल्म आएगा भी और अगले दिन फिल्म आ सकता है। तो एकदम जीरो शुरू करते हैं, एकदम निगेटिव अंदर, जमीन के अंदर आ जाओ, पूरा बेसिक सही करेंगे, फिर आएंगे जीरो पे, फिर चैप्टर स्टार्ट होगा। पहला लाइन लिखिए, टेम्परेचर क्या होता है, लिखते चलिए। टेम्परेचर टॉपिक दीजिए, हिंदी में तापमान, हिंदी में चलिए, मालूम है टेम्परेचर क्या होता है, बोलो। चेंज ऑफ एनर्जी, ठीक है। और मालूम है तो बोलो। चेंज ऑफ एनर्जी और कुछ, समझाओगे डिफिनीशन को? कहीं सुने, कहीं देखे, गूगल में को बोल दिया, गूगल होने से ठीक, देखा ना, बोला ना। बाकी लोग सुना तो होगा टेम्परेचर क्या है, क्या है, सुना? तापमान। अब तापमान क्या है तो टेम्परेचर है। बहुत अच्छा, हिंदी का इंग्लिश, मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस है। चल, और कुछ? चलिए मैं फील करवाता हूँ एकदम जीरो से। सब लोग पार्क जाते हैं, सब लोग कभी ना कभी पार्क गए होंगे। मान लो जून का महीना है, अच्छा आज तक तो नहीं सुधारे हो, लेकिन आज से एक बात को सुधारना है। जब भी पूछेंगे तो तुरंत जवाब नहीं देना, एटलीस्ट 30 सेकंड का टाइम लो, सोचो कि हम क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि हर एक बात में क्या लॉजिक रहता है। इतना दिन से मेरे साथ हमें बोलने की जरूरत, तुरंत मुंह खोलता भग से मारते हो, यही में गलती कर देते। मान लो एकदम चिलचिलाती धूप है, जून का महीना है, ठीक, आप गए पार्क में, लोहे का भी बेंच लगा हुआ है और लकड़ी का भी बेंच है, और दोनों धूप में है, किस पे बैठना पसंद करते हैं? किस पे बैठना पसंद करते हो? लकड़ी पे बैठना, कंडी जमीन पे नहीं बैठना है, या तो लकड़ी पे बैठना है या लोहे पे बैठना है। किस पे बैठोगे, लकड़ी पे कि लोहे पे? लकड़ी पे। क्यों? क्यों? लोहा ज्यादा गर्म है, लोहा वाला बेंच ज्यादा गर्म है। ओए माँ, तुरंत लगेगा, मारेगा भौंक से। लकड़ी मारेगा लेकिन धीरे धीरे मारता है। गर्मी तुरंत मिलेगा, लोहा वाला तुरंत बोलता, बैठेगा क्यों दे देगा? लोहा वाला टाइम, लकड़ी वाला देता है धीरे 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 धीरे। ठीक, पहला क्वेश्चन, तो आप लकड़ी वाला पे इसलिए बैठे क्योंकि ये लोहा वाला ज्यादा गर्म है, लकड़ी वाला, आपके मेंटलिटी यही ना है। ठीक, पहला क्वेश्चन, किसका टेम्परेचर ज्यादा है, लोहे का कि लकड़ी का? लोहे का कि लकड़ी का? लोहे का कि लकड़ी का? दोनों का सेम है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, दोनों का टेम्परेचर सेम है। सुन ध्यान से देखो, आम भाषा में बोल देता है, कोई भी आम भाषा में बोल देता है कि भाई लोहा ज़्यादा गर्म है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं। ये मिसकॉन्सेप्शन है, महा गलत है। देखो क्या है, गर्म होना ठंडा होना अलग बात है, और टेम्परेचर होना अलग बात है। ये दोनों बात अलग अलग है। सुनना ध्यान से, बहुत हीट और थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज़्यादा मजेदार है, और यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा चीज़ें, है ना। और सब कुछ तो हम लिखवाएंगे,
जो पॉइंट हम मजेदार बोल रहे हैं उसको हिंदी में खुद से लिखना है। आज से आदत बनाओ कि लेक्चर के दौरान जो चीज़ अच्छा लगे और जो चीज़ आपके दिमाग में नहीं रहे बहुत दिन के लिए तो उसको लिख लेना है हिंदी में। टेम्परेचर होना और गर्म और ठंडा होना, पहला लॉजिक सुन, क्या दोनों एक ही धूप में रखा हुआ है? क्या नेचर डिफरेंस करता है कि तू लोहे का है तू लकड़ी का है? तो दोनों का टेम्परेचर कैसे अलग हो सकता है? दोनों जो है वो एक ही धूप में रखा हुआ है, एक ही नेचर में रखा हुआ है, एक ही प्रकृति में रखा हुआ है। इसलिए दोनों पे सन का एनर्जी अलग अलग गिरा कि गिरा? ही गिरा भाई। हीट, वो जो गर्म और ठंडा अलग अलग है, लोहा ज़्यादा गर्म है लकड़ी कम है, ये उसके मटेरियल का खेल है। किसका खेल है? ये टेम्परेचर का खेल। लोहा जल्दी हीट ट्रांसफर करता है अपने में, लकड़ी करने में टाइम ले लेता है। क्यों टाइम लेता है? इसलिए तो नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सारे मैटर पे हम लोग बात करेंगे, है ना? तो गर्म होना ठंडा होना अलग बात है, टेम्परेचर होना अलग बात है। किसी भी नेचर में अगर कोई दो बॉडी रखा हुआ है तो उसका टेम्परेचर सेम है। गर्म कोई ज़्यादा है कोई ठंडा ज़्यादा है, ये उसके हीट के ट्रांसफ़र का खेल है। किसी में हीट जल्दी ट्रांसफ़र होता है एक जगह से, किसी में रेट उसका स्लो है ट्रांसफ़र होने का। इसलिए लोहा आपको जल्दी ज़्यादा गर्म नज़र आया और लकड़ी लेकिन टेम्परेचर सेम है। दूसरा एग्जांपल, मान लो अभी रूम में एसी चला हुआ है 15 पे, ठीक, आप बेंच को छुओ, महसूस करो, अरे गर्मी बढ़ेगा तो एसी चलेगा ही ना। मान लो 16 पे ही चल रहा है, आप बेंच को छुओ, बोलो लकड़ी वाले पोर्शन को, लोहे को छुओ और अपने कॉपी के पेज को छुओ, ठंडाहट सेम रहेगा कि अलग अलग? आप इसको छुओगे ज़्यादा ठंडा नजर आएगा, है ना? और लकड़ी से भी कम नजर आएगा पेज। क्लियर? क्यों? क्या ये सारा एलिमेंट, ये सब कुछ एक ही रूम में रखा हुआ है? अगर सारे एसी 16 पे चला हुआ है तो हर एक एलिमेंट समय के साथ 16 पे रहेगा। हम लोग नहीं, ह्यूमन बॉडी नहीं, हम लोग कंटिन्यूअस बॉडी है। हम लोग ऐसा नहीं, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है मालूम है? 37 डिग्री सेल्सियस। हम लोग कंटिन्यूअस है, ऐसा थोड़ी है कि हम लोग 37 से 16 हो जाएंगे। हर आदमी का बीट्स पर यूनिट अलग अलग होता है, BTU यूनिट आगे आएगा हल्का, है ना? इवोपरेशन कम हो जाता है। हम लोग अगर एयर कंडीशन में बैठे हुए हैं तो बॉडी से इवोपरेशन कम हो जाता है, इसलिए हमें ठंडा महसूस होता है, न कि हमारा टेम्परेचर कम हो जाता है ना? हम लोग मान लो बॉडी से इवोपरेट हो रहा है, हाँ खा के कोई ऐसे कर दिया, हाँ सांस ले रहा है, सांस जा रहा है ना? कुछ चीज़ें बाहर जा रही है आपके बॉडी से, कुछ चीज़ें अंदर आ रही है, तो हम लोग कॉन्टीन्यूअस बॉडी है। ठंडा इसलिए हमें लगता है या महसूस करते हैं कि इवोपरेशन रुक जाता है। वेपोराइजेशन अलग है, इवोपरेशन अलग है। सब कुछ जानेंगे समय के साथ, है ना? सोचो 50 डिग्री सेल्सियस पे पानी तो बॉयल होता है कहाँ पे? तो नदी का है 50 से सूख जाता है 44 पे, सब जानेंगे। गांव घर में जुर्म में देखते हो नदी तालाब सब पोखरी उखरी सूख गया, तो 100 पे सूखना चाहिए, 44 पे सूख जाता है। तो सोचो क्या रीज़न है? तो वहीं बताएंगे वेपराइजेशन अलग होता है, इवोपरेशन अलग होता है, वेपर प्रेशर क्या चीज़ होता है। केमिस्ट्री का मैक्सिमम पॉइंट तुम्हारे यहाँ है, सारा चीज़ मजबूत हो जाएगा तुम फील के साथ। क्लियर? तो बताओ, इस क्लासरूम में बेंच कॉपी बैग जितना भी सारा चीज़ है, अगर एक ही एसी में रखा हुआ है तो सबका टेम्परेचर सेम होगा, लेकिन कोई ज़्यादा ठंडा होगा, कोई ये ठंडा गर्म होना किसका खेल है? मटेरियल का। किसी में हीट ज़्यादा ट्रांसफ़र होगा जल्दी जल्दी, किसी में रेट स्लो होगा, किसी में बहुत स्लो होगा, किसी में और ज़्यादा स्लो होगा। क्लियर? तो इसीलिए पढ़ेंगे कंडक्टिविटी कैसे। कोई कंडक्टर होता है, कोई बैड कंडक्टर होता है, लकड़ी बैड कंडक्टर है, करंट पास नहीं होगा। कॉपर का वायर कंडक्टर है, करंट पास हो जाएगा। कंडक्टर का मतलब क्या होता है? सुचालक। वैसे हीट का भी सुचालक होगा। सु माने अच्छा, चालक मान रहे चलने वाला, संवहन करने वाला, गतिमान होने वाला, संचरित होने वाला, है ना? इंसुलेटर मतलब क्या होता है? कुचालक। कु माने बुरा, मतलब बुरा चालक, वहाँ चलेगा नहीं।
उसके अंदर जो भी हीट को ट्रांसफ़र करने वाला मॉलिक्यूल्स या आयंस होता है वो चुपचाप बैठा हुआ रहता है इंसुलेटर में, है ना। तो हम लोग बांटेंगे कि हीट का अच्छा कौन है, कंडक्टर है जो जल्दी जल्दी भेजता है, हीट का बैड कंडक्टर कौन है, इंसुलेटर कौन है जो नहीं जाने देता, हीट बहुत स्लो पास होने देता है। सब कुछ समय के साथ जानेंगे। तो टेम्परेचर वाकई में इतना बात तुम क्लियर होगा कि गर्म या ठंडा टेम्परेचर नहीं है। गर्म होना अलग बात है, ठंडा होना, टेम्परेचर होना। जैसे पार्क में या कहीं भी लोहे का बेंच और लकड़ी के बेंच में हम अंतर इसलिए करते हैं कि वो मेरा मिसकॉन्सेप्शन है, दोनों का गर्माहट अलग अलग है लेकिन टेम्परेचर सेम है। ऐसे एसी वाला क्लासरूम में ऐसे आप लिख सकते हो, टेम्परेचर का डिफिनेशन अभी नहीं बोल रहा है, अगर हिंदी में लिखना तो ऐसे लिखेंगे, है ना, कि किसी बॉडी का गर्म होना अलग बात है, ठंडा होना अलग बात है, टेम्परेचर अलग बात है। जैसे लोहे और लकड़ी के बेंच में गर्म अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों का टेम्परेचर सेम रहता है। क्यों सेम रहता है ये चीज़ भी आगे हम लोग समझेंगे। जैसे क्लासरूम में सारा एलिमेंट अगर एक ही एसी के नीचे रखा हुआ तो सबका टेम्परेचर सेम है, लेकिन कोई ज़्यादा ठंडा है, कोई ठीक, चीज़ें और आगे बढ़ी, ये बात हो गई। अभी डिफिनीशन पे नहीं जा रहे हम लोग, अभी डिफिनीशन पे नहीं जा रहे, डिफिनीशन पे आराम से आएंगे। हीट, वर्क, हीट को भी जूल में मापते हैं, वर्क को भी, एनर्जी को भी जूल में मापते हैं। तीनों एक चीज़ के अलग अलग। यही गड़बड़, ये तुरंत बोल दिया, जादू है क्या रे, तुरंत बोल दिया। सोचो ना, हम कुछ पूछ रहे हैं। हीट को भी जूल में मापते हैं, वर्क को भी जूल में मापते हैं और एनर्जी को भी। तो तीनों चीज़ें एक है या अलग अलग है? अगर एक है तो फिर अलग अलग क्यों बढ़ते हैं? बोलिए। हीट एनर्जी और वर्क सबको मापते हैं जूल में, एक की अलग अलग। एक है तो फिर एक ही जगह पर आया जाता है, कनेक्टेड रहता है तब। अब मेरा डायलॉग मार दो कि 12th में जाओगे तो तुम्हें लगेगा सब एक ही चीज था। बताओ, कुछ कुछ एग्जाम्पल दो। जान दो क्लास का बेस्ट। उसको बोलने दो, बोलो। एनर्जी ट्रांसफर होता है तो वही हीट हो जाता है। मैकेनिकल कौन है? वर्क मैकेनिकल है। और चलो कुछ तो बोला। और अच्छा ये बात पूछे तुम लोग से कि नहीं? नहीं। जो लेक्चर का बेस्ट पार्ट होता है बउआ, तुम कभी भी, मैं हर क्लास ऐसे ही शुरू करता हूँ, अगर ध्यान से देखोगे ना तो सबसे, मैं बहुत दिन आपको बोला हूँ कि तुम गूगल पे लिखो बेस्ट टीचिंग स्टाइल, तो आपको पता चलेगा वो सारा चीज़ लिखा हुआ नजर आएगा जो क्लासरूम में देखते हो। क्लियर? मतलब ट्रेनिंग में भी बोला जाता है, बच्चा देखो, टीचिंग का मतलब होता है इंटरेक्शन, हमारा आंख और आपका आंख मिलना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। फिजिक्स मतलब लिखना समझना नहीं, पढ़ना नहीं, फील। ये पढ़ाई है कि मोहब्बत है? ये तो मोहब्बत जम के करो भाई से, तो नहीं बोलोगे ऐसे बतियाने में आगे रहते हो, हंसने में आगे, हल्ला में आगे, अब पूछ रहे हैं तो जवाब नहीं दे रहे हो, सब जान रहे हो कुछ ना कुछ, क्यों सोचते हो कि गलत हो जाएगा? होगा, गलत होगा। चलो आइए अंतर समझते हैं। इसको मालूम नहीं है आज तक कि कहाँ चलना है। चलो, इसको मालूम है नहीं आज तक, इतना दिन से मेरे साथ है। चलो
कुछ बंदिशें हैं ना तो बढ़िया लाइन बोलते हैं। चले आइए समझते हैं। एकदम प्रैक्टिकली समझ, कॉपी लगा दो, ये इतना टाइम लगता है। पहला, ये तीनों में अंतर समझने के लिए पहला एग्जाम्पल, कोई भी बॉडी, चाहे कॉपी हो, बेंच हो, दीवार हो, बोर्ड हो, आपका कलम हो, कुछ भी हो, ये एक मॉलिक्यूल से बना कि बहुत सारा मॉलिक्यूल से बना? उस मॉलिक्यूल में बहुत सारे एटम, यानी इनफिनिट एटम से ही बना है। अब बताओ, इस कॉपी के मॉलिक्यूल्स रेस्ट में हैं या हिल रहे हैं? इस कॉपी के जो मॉलिक्यूल्स है वो चुपचाप पड़े हुए हैं, जैसे आप कभी बेंच पे पड़े हुए हैं, या हिल रहे हैं? ये वाइब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा क्लासरूम का टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं। हाँ, अगर इसे 0 केल्विन पर रख देंगे, कहाँ रख देंगे, तब पड़े हुए रहेंगे, एकदम रेस्ट में पड़े हुए रहेंगे। या शायद कुछ और भी हो सकता है जिसका अभी तक स्टडी नहीं हुआ है। अभी क्लासरूम का टेम्परेचर 0 केल्विन है क्या? 0 केल्विन मतलब -273 डिग्री सेल्सियस है ना। अभी हमारा जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, अभी मान लो 11-12 जो भी है, अभी जो भी है वो टेम्परेचर है हमारा। तो टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर बेसिकली एनर्जी है। टेम्परेचर इज बेसिकली रिलेटेड टू एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ द मीडियम। जितना ज़्यादा एनर्जी उतना ज़्यादा टेम्परेचर। मान लो ये 5 डिग्री सेल्सियस पर रखा हुआ है, तो इसके सारे मॉलिक्यूल अपने अपने पोजीशन से वाइब्रेट कर रहे हैं। मान लो कोई 50 पर रखा हुआ है, तो ढे करेगा कि और ज़्यादा ढे। मान लो कोई 100 पर रखा हुआ है, उसके सारे मॉलिक्यूल ढे। कोई 1000 पर रखा हुआ है, जितना ज़्यादा ढे ढे पर आओ ज़्यादा, जितना ज़्यादा ढे, जितना ज़्यादा इसका तो उतना ज़्यादा एनर्जी है। जितना ज़्यादा एनर्जी है उतना ज़्यादा टेम्परेचर उसके पास है। मैं अभी टेम्परेचर का डिफिनेशन नहीं बता रहा हूँ। टेम्परेचर इज बेसिकली, सुनना ध्यान से, टेम्परेचर इज रिलेटेड टू एनर्जी। एनर्जी ही है पर मॉलिक्यूल ऑफ द मीडियम। पर मॉलिक्यूल ऑफ द मीडियम, मीडियम में कॉपी कलम कुछ भी है, पानी कुछ भी, पानी के मॉलिक्यूल, ग्लास के मॉलिक्यूल कुछ भी। पर मॉलिक्यूल का क्या एनर्जी है? कौन एनर्जी? वाइब्रेशनल एनर्जी। 1 डिग्री सेल्सियस, 2, और ज़्यादा, वो कैसे कैसे कर रहे हैं? इसलिए तो देखो, जो लिखे थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो वहाँ पे हर मॉलिक्यूल का भी चर्चा करेंगे। अभी हम लोग एटॉमिक लेवल पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम लोग सरफेस पे रहेंगे। आज जब लिखेंगे बोर्ड पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो एटॉमिक लेवल पे जाएंगे, एकदम अंदर जाएंगे, हर एक गैस मॉलिक्यूल का बात करेंगे। वहीं पढ़ोगे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ोगे, इक्विपार्टीशन एनर्जी लॉ पढ़ोगे, पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, है ना। एक से एक डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ोगे, बवाल टॉपिक, एक एक लाइन पूरा अंदर जाके पढ़ोगे। सिलेंडर में गैस है, कैसे टकरा रहा है सिलेंडर से उसके गैस पार्टिकल, क्लियर? उस सारा एक एक मॉलिक्यूल पे हम लोग बात करने वाले हैं, समय के साथ, सीक्वेंस के साथ। व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज बेसिकली एनर्जी। टेम्परेचर इज बेसिकली रिलेटेड टू एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ द मीडियम। किसी मीडियम में, किसी कॉपी में जितने भी मॉलिक्यूल है उसका कितना एनर्जी है। मान लो 5 डिग्री सेल्सियस पर रखा हुआ है, उसका अलग ढें होगा, 50 ढें, 100 ढें, क्लियर? और ये किताबी डिफिनीशन है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ये किताबी डिफिनीशन है। व्हाट इज टेम्परेचर? द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, है ना। हॉटनेस कोल्डनेस है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस।
डिग्री मतलब मेजरमेंट, मापदंड। एनर्जी के मापदंड को टेम्परेचर बोलते हैं। कितना ज्यादा एनर्जी, जितना ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा टेम्परेचर, दैट मीन्स उतना ज्यादा वाइब्रेशन, दैट मीन्स उतना ज्यादा ढें। डिग्री का मतलब वहां पे मापदंड, जो बुक में लिख देता है डिग्री ऑफ हॉटनेस कोल्डनेस। हॉटनेस कोल्डनेस नहीं, डिग्री मतलब मापदंड, मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। व्हाट टाइप ऑफ मेजरमेंट? वाइब्रेशनल एनर्जी। क्लियर? अब आते हैं उसी क्वेश्चन पे कि हीट एनर्जी और वर्क में क्या अंतर है। इस बेंच को आप जमीन ले लो। क्या ले लो? रेडी? क्या मैं धरती के अगेंस्ट कुछ काम किया? किया कि नहीं किया? या आप लोग अभी ग्राउंड से क्लासरूम में आए तो धरती के अगेंस्ट आए कि नहीं आए? सीढ़ी चढ़ते हुए आए तो आपने कुछ काम किया धरती के अगेंस्ट? कहाँ गया काम? याद है डायलॉग कि भूल गया? क्या मैंने कुछ काम किया? कहाँ गया काम? कहीं गया जो दिखाई, पर वो कहाँ है? बॉडी। और हम जो काम करते हैं वो काम बॉडी और धरती के बीच में स्टोर है, जिसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। हम जो काम किए, हमारे काम के रूप में इस बॉडी को एनर्जी मिला। इस एनर्जी को पाके ये बॉडी अपना पोजीशन चेंज किया। क्या पोजीशन चेंज किया कि नहीं किया? कि अपने आप ये कॉपी आएगा? कभी नहीं आएगा। कोई जन्म में अपने आप नहीं आएगा। हमको नहीं लग रहा है कोई ऐसा जादू है, कोई बाबा कोई आ जाए और ऐसे ऐसे कर दे, मुझे नहीं लगता है। साइंस रियल जादू है जिसमें ऐसे करना पड़ेगा तभी आएगा। क्या मैंने काम करके क्या क्या किया? क्या मैं इसका पोजीशन चेंज किया? क्या मैं इसका लोकेशन चेंज किया? दैट मीन्स मैंने पोजीशन बढ़ाया ना, ग्राउंड से यहाँ लाया। क्या हम इसका ओरिएंटेशन चेंज किया? हो सकता है ऐसे ला दें, ऐसे उठा के ऐसे रख। मेरा बैकग्राउंड क्या है? इट मे चेंज द पोजीशन, इट मे चेंज द ओरिएंटेशन, इट मे चेंज द लोकेशन, इट मे चेंज द टेम्परेचर। क्या मैंने यहाँ से आया तो इसका टेम्परेचर बढ़ाया? सुनना ध्यान से, सुनना 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 सुनना, बहुत 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 सारा चीज़ सुनना है ध्यान से। क्या मैंने कुछ काम किया? मैंने काम किया मतलब मैंने एनर्जी लॉस किया? नहीं लॉस किया। क्या मैं धरती के अगेंस्ट काम किया? कुछ तो कष्ट हुआ मुझे। कष्ट पता क्यों नहीं चला? क्योंकि आदत है। कोई अगर हम बचपन से चीज़ नहीं उठाते, कोई भी बातचीत करे मोबाइल टीपे, ले जाइए बाहर, एकदम बाहर ले जाइए, ये सब करें। मोबाइल छीन लीजिए। अभी 2-3 दिन छिनाए मोबाइल हम दे दिए हैं। अब बउआ मोबाइल छिनाएगा, सही बोल रहे हैं, नहीं मिलेगा मोबाइल, पहले ही बोल रहे हैं। मैं खुद यूज नहीं करता हूँ तो आपको तो छूना ही नहीं चाहिए, बोलना ही मत। आप घर पे भी क्या बोलोगे कि मेरा मोबाइल छिना गया है? क्यों छिना गया है? तो सर पढ़ा रहे थे, हम टिप रहे थे। अच्छा लगेगा? गार्जियन को भी शर्मिंदगी झेलना पड़ेगा कि मेरा लड़का संस्कारी है कि असंस्कारी है। चाहते हो कि गार्जियन का सर नहीं झुके, इसलिए अच्छे से रहिए। हाँ, क्या मैंने काम किया? उस हमने काम किया मतलब हमने एनर्जी लॉस किया। मुझे कष्ट हुआ, ये कष्ट दिखाई इसलिए नहीं देता कि आदत है। अगर जीवन में हम कभी कॉपी नहीं उठाते, बचपन से मान लो, इमेजिन करो, बचपन से लेके आज तक हम कभी कोई चीज़ उठाए नहीं करते, तो क्या मुझे कष्ट होता है कि नहीं होता है? जरूर होता है। पहले तो डर लगता है, भाई कैसे उठाए, अब आदत है। कष्ट हुआ लेकिन पता आदत है। तो मैंने धरती के अगेंस्ट काम किया मतलब मैंने काम किया, इस पे काम हुआ। जिस पे काम होता है उसे एनर्जी मिलता है। वो एनर्जी को 2 रूप में यूज करता है। या तो एनर्जी लेके चलता है, एनर्जी लेके चला तो उसे काइनेटिक बोलते हैं, एनर्जी लेके रख लिया तो उसे पोटेंशियल बोलते हैं, जिसे स्टोर एनर्जी बोलते हो। तो याद करो, वर्क और एनर्जी पढ़ के आ रहा हो। हम कितना काम किए? mgh। यहाँ से हमने कितना काम किया? वो mgh क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी। स्टोर है? कहाँ स्टोर है? इसमें कि दोनों के बीच में?
कोई बोला कि हम नहीं मानेंगे, कैसे स्टोर होता है, छोड़ के देख कैसे, क्यों वापस आया? हम जितना काम किए वो काम बॉडी को एनर्जी के रूप में मिला, वो एनर्जी बॉडी अकेले रखा कि बॉडी और धरती के बीच में रहा। आज जब इसे हम छोड़ते हैं, जब इसे हम, तो इसे उतना ही एनर्जी रिलीज करना पड़ा। इसका मतलब है कि हम जो काम किए थे वो कहीं नहीं है, बॉडी और धरती के बीच में है। अब वाकई में है, नहीं रहता तो आता ही नहीं। अगर हम ग्राउंड से छत पे आए, क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, कूदेंगे तो हमें उतना ही एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा, तभी हम ग्राउंड पे जा सकते हैं। ये बात शो करता है कि आप ग्राउंड पे क्यों नीचे जा रहे हो, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी है। और एनर्जी बॉडी और धरती के बीच में क्यों जमा? इंटरेक्शन के कारण। किसके कारण? ऐसा नहीं है कि हम यहाँ काम करेंगे तो एनर्जी जमा हो जाएगा इसके और एसी के बीच में। इसके और एसी में कोई इंटरेक्शन, धरती और इसमें इंटरेक्शन है। एनर्जी वहाँ जमा होगा जहाँ इंटरेक्शन होगा, जहाँ दोस्ती होगा। दोस्ती इसके और धरती के बीच में है, हाँ या ना? अब पहला सवाल, ये बात तो आप वर्क ऑफ एनर्जी में बार बार सुने हो। मैंने यहाँ से यहाँ लाया तो मैंने पोजीशन चेंज किया, मैंने ओरिएंटेशन चेंज किया, मैंने लोकेशन चेंज किया। क्या मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया? हाँ भी हो सकता है। और अभी हम उस लेवल पे नहीं आए हैं, ऐसे ये पे। हाँ, अगर ये चीज़ हम 10 दिन बाद पूछते, आज के बाद है चैप्टर ख़त्म होने, तब अलग बात होता है। नहीं कह सकते हैं क्या मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया? नहीं बोल सकते हैं, नहीं पता। अभी तो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, हम लोग 0 लेवल पे हैं अभी। हो सकता है मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, लेकिन अभी ये मान के चलते हैं कि हम जो काम किए हैं वो काम सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के रूप में स्टोर है, बॉडी और धरती के बीच, एंड दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। हमने कोई टेम्परेचर, मान लो आप हीट नहीं जानते हो, आप सिर्फ वर्क ऑफ एनर्जी पढ़े हो, तब मान लो कि आप सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करवाए, आपने पोजीशन चेंज किया, आपने टेम्परेचर चेंज, या आपने वाइब्रेशन नहीं बढ़ाया। यहाँ जो वाइब्रेट कर रहा था बॉडी, मान लो यहाँ पे जब जमीन पे था ढे, आप यहाँ से यहाँ लाए ढे, ऐसा नहीं हुआ। यहाँ ढे, यहाँ लाए तो ढे, यहाँ अलग ढे, जमीन पर ऊपर ढे चेंज होने का मतलब टेम्परेचर चेंज हुआ, मतलब मेरा वर्क टेम्परेचर बढ़ाया, हाँ या ना? चूंकि अभी नहीं बढ़े हैं इसलिए अभी हम कहना उचित नहीं मानेंगे, सस्पेंस में रख देंगे। इट मे बी और मे बी नॉट, टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और वाइब्रेशन चेंज हो भी सकता है, और वो अलग बात है, वो आगे पढ़ेंगे समय के साथ। अगली बार हमने क्या किया, कुछ पूछना है क्या? अगली बार हमने क्या किया, सेम चीज, मालूम है यहाँ से 10 जूल काम किए तो 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हुआ, और शायद वाइब्रेशन चेंज हुआ होगा, जमीन पर अलग ढें कर रहा होगा मॉलिक्यूल्स, और ऊपर में अलग ढें कर रहा होगा, शायद है वो। क्या हम इसे 10 जूल एनर्जी सिर्फ यहाँ से यहाँ ला के दे सकते हैं, और भी तरीके से दे सकते हैं? वो तरीका क्या है? मान लो एक ठंडा बॉडी था, इस पे कोई गर्म बॉडी ला के रख दिया, लाओ ना कॉपी जल्दी। मान लो एकदम हॉट बॉडी है ये, आके इस पे रख दिया, ठंडा पानी में गर्म पानी। क्या अभी भी मैंने 10 जूल काम किया? अरे 10 जूल बस वैल्यू माने हैं तो कुछ बोल, सिर्फ हम पोजीशन चेंज किए तभी 10 जूल काम किए, या ठंडा पे गर्म रख दिए तभी काम किए? अरे बाप, कमाल का चीज़ है। हम ठंडा बॉडी पे गर्म बॉडी रख दिए, ठंडा पानी में गर्म पानी, अभी मिला के नहाया ही होगा ठंडा में, है ना? आधा पानी, आधा बाल्टी ठंडा पानी, आधा बाल्टी गर्म पानी, नहा लिया 4 लोटा, है कि नहीं? अब होता क्या है, मान लो ये हॉट बॉडी है, एकदम हॉट, ये एकदम कंसंट्रेशन लो मत करो, एकदम नहीं। अगर चाहते हो कि पूरा चैप्टर में तुम चहकते रहो तो आज बढ़िया से सुनो, तब खूब चहकोगे, नहीं तो चौकना नहीं बैठल रहोगे। सिंपल बात है, नहीं सुनोगे, चीजें लिंक नहीं कर पाओगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन कैसे बनेगा भाई? क्वेश्चन तब बनेगा जब एक एक लाइन क्लियर होगा, सिंपल बात है।
ये कौन बॉडी है और ये कौन बॉडी? हॉट मतलब इसके पास ज़्यादा टेम्परेचर है। हॉट बॉडी मतलब ज़्यादा टेम्परेचर मतलब ज़्यादा एनर्जी। व्हाट इज टेम्परेचर? द डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री मतलब मापदंड। एनर्जी का मापदंड ही टेम्परेचर है, मेजरमेंट है। एनर्जी का मेजरमेंट ही टेम्परेचर है। दूसरे शब्दों में टेम्परेचर इज बेसिकली रिलेटेड टू एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ द मीडियम। दैट मीन्स ज्यादा टेम्परेचर माने ज्यादा एनर्जी, ज्यादा वाइब्रेशन। ये हॉट है, इसके मॉलिक्यूल ज्यादा वाइब्रेट कर रहे होंगे, इसके मॉलिक्यूल कम। अब दोनों को टच करा दी, दोनों को। अब ये ज्यादा कर रहा है और कम कर रहा है। एक आदमी आ जा तो ऊपर आओ ना, आओ ना, पूरा कॉन्फिडेंस में आओ। ये ठंडा है, हम गरम हैं। क्लियर? तो मैं ज्यादा हॉट मतलब ज्यादा गरम मतलब ज्यादा टेम्परेचर मतलब ज्यादा एनर्जी मतलब ज्यादा वाइब्रेशन। हम ज्यादा मारेंगे, तू कम मारना, फिर हम लोग सटेंगे। रेडी? चलो रेडी सोचो, क्लासरूम में कोई नहीं, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दो। रेडी? 1 2 3 ये कम है और हम अब हम दोनों टच हो गए। टच मी। रेडी 1 2 डे। आप सोच एनर्जी कैसे ट्रांसफर होगा। यहाँ पे मैं ज्यादा वाइब्रेट कर रहा हूं और ये तो मेरे बॉडी का जो मॉलिक्यूल है, अरे एक बॉडी में बहुत सारे मॉलिक्यूल, इसके सारे मॉलिक्यूल सटा, तो एनर्जी ट्रांसफर हो गया वाइब्रेशन के कारण। किसके कारण? अब ये पहले हल्का कर रहा था, अभी भी ज्यादा करने लगा, और ट्रांसफर किए और ये ज्यादा करने लगेगा। तब ना मिलाते तो क्या सब गर्म लगता है। पहले जो ढेर हो रहा था ठंडा के, वो और ज्यादा ढेर हो रहा है, मतलब एनर्जी ट्रांसफर हुआ। पहले उसका हल्का हो रहा था, अब मैं जितना करूंगा तुमको कम करना, सटेंगे थोड़ा ज्यादा, सटले रह जाएंगे। हाँ एक समय आएगा कि हम दोनों बराबर। हाँ, जिसे बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? रेडी? अभी ज्यादा हम ही कम, सट देगा, मेरे से कम करना। अब बढ़ाओ। हो गया भाई, हो गया। क्या यहाँ एनर्जी ट्रांसफर हुआ? किस फॉर्म में ट्रांसफर हुआ? वाइब्रेशनल फॉर्म में जमा हुआ। ये अब सुनना है, वापस आ जाइए, यही कला है। सब कुछ करते हुए पढ़ाई कम होना। हाँ, तो क्या बोलेंगे? जब हॉट बॉडी माने ज्यादा टेम्परेचर मतलब ज्यादा एनर्जी मतलब ज्यादा वाइब्रेशन। जब एक हॉट बॉडी को एक कोल्ड बॉडी से टच करवाते हैं तो एनर्जी ट्रांसफर होता है हॉट बॉडी से। इस प्रोसेस को बोलते हैं हीट ट्रांसफर। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ये हीट। इस प्रोसेस को जो एनर्जी ट्रांसफर हुआ, ठंडा पहले ऐसे कर रहा था, अब एनर्जी गया तो और ऐसे करने लगा, तब ना ठंडा पानी गर्म हो गया भाई। तो जब हम एक हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी से टच कराते हैं तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है हॉट बॉडी से ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ये ट्रांसफर किसके कारण होता है? टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, क्योंकि यहाँ ज्यादा टेम्परेचर है, यहाँ वो टेम्परेचर डिफरेंस को ही बोल सकते हो वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, है ना, या चेंज इन वाइब्रेशन एनर्जी। यहाँ वाइब्रेशन एनर्जी अलग है और यहाँ जो एनर्जी ट्रांसफर होता है उसको हीट बोलते हैं। अंदर समझना, प्रोसेस को क्या बोलेंगे?
प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हीट ट्रांसफर। जो एनर्जी ट्रांसफर हुआ किस फॉर्म में ट्रांसफर हुआ? वाइब्रेशनल फॉर्म में। तो एनर्जी का वाइब्रेशनल फॉर्म में ट्रांसफर होना हीट है। हीट एनर्जी का एक बड़ा रूप है। हीट यहां देख, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वाइब्रेशन है क्या? पता नहीं, शायद नहीं, लेकिन पोटेंशियल तो है। पोटेंशियल तो यहाँ जो हम वर्क किए वहाँ, यहाँ भी तो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है मेरे से बॉडी में। अब बॉडी कहाँ रखा? अपने में कि अपने और धरती के बीच में? यहाँ भी ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ मेरा वर्क है, हम जो काम किए वो मेरे वर्क रूम में से एनर्जी मिला। किस फॉर्म में? पोटेंशियल फॉर्म में, या कहीं काइनेटिक भी हो सकता है, लेकिन यहां भी वर्क हुआ वाइब्रेशनल फॉर्म में। तो हीट का रियल डिफिनेशन क्या होगा? एचडी वाला एकदम बवाल। हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर होता है ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। हीट, इट इज द टाइप ऑफ एनर्जी which transferred from hot body to due to vibration of molecules। वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल के दौरान जो चीज ट्रांसफर होता है उसको हम लोग हीट बोलते हैं। प्रोसेस को हीट ट्रांसफर बोलते हैं, और जिसके कारण हो रहा है उसे टेम्परेचर बोलते हैं। तो ये ज्यादा टेम्परेचर पे हो, ये ज्यादा टेम्परेचर मतलब ज्यादा एनर्जी। ज्यादा टेम्परेचर मतलब कम टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर डिफरेंस के कारण नहीं, वाइब्रेशन में डिफरेंस है। अगर दोनों का वाइब्रेशन सेम होता तो क्या होता है? गर्म में गर्म मिलाएंगे तो क्या होगा? दोनों गर्म रहेगा तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं। ट्रांसफर हमेशा ट्रांसफर होगा ज़्यादा से कम में। क्लियर? तो देखो एकदम हीट और वर्क में अंतर समझ में आपको आ गया होगा। जब हम वर्क करते हैं, वर्क क्या होता है? F.ds। अरे भाई, जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट आता है। वो वर्क बॉडी को एनर्जी देता है। अगर चल दिया तो काइनेटिक हो गया, रख लिया तो पोटेंशियल हो गया। लेकिन यहाँ तो चीज़ अलग है। यहाँ जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है वाइब्रेशनल फॉर्म में हो रहा है। बोलो, और एनर्जी के वाइब्रेशनल फॉर्म को ही क्या बोलते हैं? हीट बोलते हैं। क्या हुआ? कुछ हो रहा है क्या? लड़ाई झगड़ा मत कर भाई। नहीं, बात नहीं करो यार एकदम। मुझे चलो अब हम लोग पढ़ेंगे थर्मोमीटर। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? थर्मोमीटर मतलब मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। मेजरमेंट ऑफ, जल्दी बोल। टेम्परेचर क्लियर है? अभी टेम्परेचर आया कैसे ये भी जानेंगे। अभी सरफेस से फील के ऊपर टेम्परेचर का डिफिनीशन समझ गए हैं। फील, अभी बवाल फील होने वाला है। टेम्परेचर आया कैसे वो भी जानेंगे हम लोग। आया कैसे, क्यों इसके पास ज़्यादा हो गया। ठीक है यार, समझने के लिए एग्जांपल ले लिए। 5 डिग्री सेल्सियस है तो ढे, 50 है तो और ढे। आया कैसे ये भी जानेंगे हम लोग जब और अंदर जाएंगे तब। ठीक, जल्दी लिखोगे कि मैं आगे बढ़ूं? घर पे लिखोगे? वैसे दुए लाइन का चीज़ है, लिखेगा जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, लिखो लिखो लिखो। लिखो जल्दी लिखो। जल्दी लिखो। ये वाला डेफिनेशन कौन है? किताबी पर वाला।
ये फील वाला है, इसे फील क्या आ रहा है, पर मॉलिक्यूल मतलब 5 है कि 10 डिग्री सेल्सियस है कि 15 है। जितना ज़्यादा सेल्सियस उतना ज़्यादा एनर्जी, उतना ज़्यादा वाइब्रेशन ढें। टेम्परेचर इज बेसिकली रिलेटेड टू एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ द मीडियम, मतलब सब्सटेंस जहाँ पे हम बात करें। या मोर टेम्परेचर इंप्लाइज एनर्जी ज़्यादा तो टेम्परेचर ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा तो इसको लिख के बॉक्स में बंद कर। मोर टेम्परेचर मतलब मोर एनर्जी। हो गया? लिखिए, वो हॉट बॉडी में जो ठंडा बॉडी टच कराते हैं उसको लिखिए बढ़िया से। ये हो गया, लिखो। ये पेज हटा दें, लिखिए। बगल वाला से लिखो ना, तो बगल वाला लिखा है, वो नहीं लिखा है, लिख लिया? लिखो जल्दी। ये टेम्परेचर का शॉर्टकट मारो, ज्यादा लॉन्ग कट नहीं लिखने की जरूरत है।
इसको अंडरलाइन कर लेना, हीट के डिफिनेशन में वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स को बोल्ड अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि समय के साथ इतना अंदर जाएंगे, एक एक लाइन हम लोग समझ जाएंगे। अरे वाह, ये टेम्परेचर का सब ठीक है, ये वाइब्रेशन लाया कौन, ये बात पे भी हम लोग जाएंगे। हो गया? ये लिख के लिखो थर्मोमीटर, थर्मोमेट्री। ऐसे लिखोगे ना तो क्लास में भी लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत है कि पढ़ा पढ़ा के काम करते हो ना, लिख रहे हैं बतिया रहे हैं, लिख रहे हैं बतिया रहे हैं, वहाँ दिक्कत होता है। जल्दी लिख लो, घर पे ओनली रिवीजन, ओनली रिवीजन, ऐसे बात बराबर है। अब वहाँ लिखते हो दोबारा तो आपका ही रिवीजन होता है। तो वैसे भी पीडीएफ हम जब भेजते हैं तो हम तो क्लास में लिख लिख के ही समझाते हैं, मुझे तो उतना ही काम करना पड़ता है, काम आपका आसान होता है। यहाँ एक बार पढ़ लो, यहाँ सुन लो, फिर घर पे लिखते हो, फिर दोबारा रिवीजन करते हो। ऐसा नहीं कि क्लास में लिखो तो घर पे दोबारा नहीं लिखना, घर पे दोबारा लिखना है। आज जो चीज़ अच्छा लग रहा है 2 महीना बाद रिवीजन नहीं रहता है तो क्या हीट लगता है, हीट टेम्परेचर के है। सब कुछ मैनेज करते हुए अगर तीनों सब्जेक्ट में 10 से 15 मिनट या आधा घंटा तक तुम आज का काम आज रिवीजन कर लिया ना, कभी बैकलॉग्स नहीं लगेगा, कभी नहीं भूलोगे। एक दिन गैप नहीं होना चाहिए। आज हम जितना पढ़ के गए ना, एक बार देख लेंगे, किसी को देखने से याद हो जाएगा, किसी को लिखने से, जिसको लिखने से याद आता है सेम टू सेम लिखेंगे देख देख के। ये रूटीन अभी तक नहीं बनाए हो आप, बनाओ तीनों सब्जेक्ट में। आज का काम सब कुछ करते हुए कॉपी सेम टू सेम पढ़ना ही चाहिए, लिख लिख के एक एक लाइन लिखिए। थर्मोमीटरी हो गया ये। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर या डिस्कशन ऑन मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर को थर्मोमेट्री बोला जाता है। द डिस्कशन मतलब लिख लिया, देखें ये लाइन बोलेंगे ना तो हर जगह वैलिड नहीं होगा। जैसे बुक में लिख देता है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर को थर्मोमेट्री बोलते हैं, हर जगह वैलिड नहीं होगा, क्योंकि हो गया भाई एक लाइन का चीज है यार ये। रेडी? सुनो आप, क्यों लिखे डिस्कशन? मान लो हम कोई चीज में मापे अपने मन से, अपने में है तो दुनिया मान लेगा? क्या करेंगे तो मानेंगे? डिस्कशन करेंगे तो मानेगा। तो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर और डिस्कशन ऑन मेजरमेंट टेम्परेचर में अंतर है। हमको स्केल बना है, हम ही को लग रहा सही है, दुनिया मान ही नहीं रहा है, तो वो हो गया मेजरमेंट। और डिस्कशन का मतलब सबसे प्रूफ लेके बोले हाँ मेरा ठीक है, हम जो माने हैं वो दुनिया भी मान रहा है, तब इसलिए लाइन जोड़ना बहुत जरूरी है ना। क्योंकि भैया 10th का बोर्ड नहीं है कि कोई भी 12th के बोर्ड में अच्छे टीचर चेक करते हैं, है ना। सीबीएसई में तो और अच्छे टीचर, है ना। बिहार बोर्ड में भी करते हैं। 17 के बाद बहुत चेंज हुआ, इस बार तो और ज़्यादा चेंज हो रहा है। कितने पैनल बनेंगे चेक करने के लिए, क्लियर। तो तू अगर लिख देगा, मान लो अंत में क्या करता है बच्चा, हिम्मत हार के ब्रिलियंटे काटने लगा बोर्ड के लिए। आओ सिंपल बात है, तू उसका डिफिनेशन लिखा है वहाँ। तू मान लो कोई गैस पेपर या क्वेश्चन बैंक 20 बार पढ़ा, तो मास्टर कितना बार पढ़ता है सोच ले, तो पकड़ लेगा तुम्हारा लैंग्वेज। तो बच्चा तेरा टुआ है, क्या करेगा पास होके, क्या करेगा टॉप होके। 5 देना रहेगा ना, तो 5 नंबर लाके लिखा है, 3.5 कूद के देगा 3। तेरा टू मल है।
तुम्हारा भाषा इसलिए ना लिखता है पहला लाइन में, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। क्यों लिखता है? आप लिखोगे ना, आपके भाषा से वहाँ पे नंबर खुश होके 5 से 7 नंबर एक्स्ट्रा मिलता है, राइटिंग पे 2 से 3 नंबर एक्स्ट्रा मिलता है। तुम्हारा कॉपी अच्छे से सजा हुआ है ना, तो अगर मान लो तुम्हारा 63 है फिजिक्स में, 70 में 68 दे देगा, 5 नंबर तक ग्रेस मार्किंग कर देता है। इसलिए अच्छा से एग्जाम में या तो जो लिखवा रहे हैं वो भाषा वहाँ लिखना है या अपनी भाषा में। क्या तुम इसको दूसरे भाषा में भी लिख सकते हो? क्या तुम यहाँ पे बना के भी लिख सकते हो? तो नंबर मिलेगा वहाँ बढ़िया। चलिए आइए हम लोग थर्मोमेट्री पढ़ते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। थर्मोमेट्री मतलब टेम्परेचर का मेजरमेंट। किसका मेजरमेंट? सब लोग देखे हो थर्मोमीटर, बुखार मापने वाला देखे हो, छुए हो, लगाए भी होगा, है ना? अच्छा, उसमें 2 टाइप का होता है, या तो सिल्वर कलर का लिक्विड होता है, देखता हो कि चढ़ जाता होगा स्केल पे, या लाल लाल भी रहता है। लाल वाला देखे हो? दोनों मरकरी ही है। बोलो, अरे सब लोग स्केल देखे हो, मरकरी स्केल, मरकरी थर्मोमीटर, उसमें जो लिक्विड आपको दिख रहा है वो क्या है? चढ़ जाता है वो, और जहाँ पे रुकता है वही टेम्परेचर होता है। अब तो डिजिटल भी आ गया है। बोलो, ये काम कैसे करता है? सोचो, किसने सोचा कि टेम्परेचर मापना कैसे? हम लोग पहले जाने कि टेम्परेचर होता क्या है, टेम्परेचर मापा कैसे जाएगा, और समय के साथ पढ़ेंगे कि टेम्परेचर आया कहाँ से, ओरिजिन क्या है इसका। समय के साथ आने वाले लेक्चर में समझेंगे। कमाल का चीज़ है यार। मतलब कोई आपको, आप गए अभी, उसका दाम 200 रुपया है, 190 में दे देगा। कोई बनाया, जो सबसे पहले कोई बनाया, हो सकता है कि पुराने, आपका पूर्ण जन्म हुआ आप ही लोग बनाए हो, आप ही में से कोई सेल्सियस हो, आप ही में से कोई फ़ारेनहाइट हो, आप ही में से कोई केल्विन हो, कोई इसमें से कोई न्यूटन हो, कोई जान रहा है। या उस समय में हम लोग जन्म लेते। ये सुनो, पहला नंबर सुनो ना, आपस में बतियाने के लिए बात बोलते हैं। चाहते हो कि यहाँ से बेस्ट निकले, वैसा माहौल, जैसा माहौल हो वैसा निकलेगा। चाहते हो कि एकदम सुपर बेस्ट लैंग्वेज निकले उसी चीज़ को समझाने के लिए, क्योंकि एक ही टॉपिक को समझाने का कितना तरीका हो सकता है मुझे भी नहीं मालूम, वो डिपेंड करता है माहौल कैसा है। माहौल जितना अच्छा रखोगे उतना बेस्ट मटेरियल निकालेंगे। क्लियर? हाँ भाई, टेम्परेचर है, आलू थोड़ी है 2 किलो आलू, 1 आलू कम है तो कोई दिक्कत नहीं है कि चच्चा से आलू खरीदे, 2 किलो की जगह 2.5 किलो हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। चच्चे को बोल रहे चच्चा ये 2 पूरी आप ही खा लीजिएगा। खैर वहाँ भी मेजरमेंट सही जरूरी है। यहाँ तो भाई टेम्परेचर है, एक अलग यूनिक चीज़ है। दूसरी बात है, टेम्परेचर बढ़ने में बहुत सारा चीज़ हो सकता है। बवाल ये चीज़ है, टेम्परेचर बढ़ने पे क्या नहीं हो सकता है, पढ़ते जाओ। कैसे पानी का प्रेशर बढ़ेगा तो क्या हो सकता है, पानी का प्रेशर बढ़ने पे क्या क्या हो सकता है, वैसे यहाँ है। सोचो, जिसने पहली बार बनाया फिर उसका मेजरमेंट हुआ। सोचो 1 मीटर क्या है। यूके में 1 मीटर ही रखा हुआ है, एकदम शीशे में बंद, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे 1 मीटर, एक मेटल का चीज़ यहाँ रखा हुआ है, यूके में रखा हुआ है, और वहाँ से नाप नाप के दुनिया भेजा गया कि ऐसा है तो 1 मीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कोई भी चीज़ मापने के लिए एक स्टैंडर्ड लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? स्टैंडर्ड बहुत ज़रूरी है। स्टैंडर्ड होता है, जैसे मान लो आज हम बोले, जैसे हम बोले कि पटना में 10 जून को हर साल 44 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। हर साल रहेगा तब बोलेंगे स्टैंडर्ड है। क्या जरूरी है हर साल 10 जून को 44 रहे? ये स्टैंडर्ड है ही नहीं। स्टैंडर्ड हम उस चीज़ को मानते हैं जो फिक्स है। स्केल आप भी बना सकते हैं, अपने नाम से बना सकते हैं आप। ये टॉपिक पर आपको लगेगा, उससे तो आप याद करिए लिए होंगे बचपन से, 8वें से ये चीज़ आ जाता है ना, कि केल्विन से सेल्सियस में कैसे बदले। उसका प्रूफ क्या उस समझ में आएगा आज, कैसे लिया आएगा। वो जरूरी है, क्योंकि आप 3 स्केल पढ़ते हो। आजकल एग्जाम में इमेजिनरी स्केल देता है, इस बार भी जेईई में इमेजिनरी स्केल दे दिया। इमेजिनरी मतलब जो तुम्हारे नाम पे स्केल बना के दे दिया, बोला इसका सेल्सियस में कन्वर्सन बताओ।
तो इसलिए बढ़िया समझना पड़ेगा। वो फार्मूला में तो 8वां का बच्चा जानता है, वो फार्मूला लिखवा देंगे तो कि फ़ॉरेनहाइट से सेल्सियस में कैसे बदलना है, सेल्सियस से केल्विन में, तो 8वां का बच्चा जानता है। आईसीएसई में 6ठा का बच्चा जानता है। आईसीएसई का सिलेबस सीबीएसई से ऊपर है, और तू 11th में है, 12th में जाने वाला, तू वो जानेगा तो अंदर क्या है? तो प्रूफ नहीं जानता, तो सीधे रटा है, जैसे तुम ही रटा होगा। अब करे तो करे क्या, माथा पगला गया भाई। हमको टेम्परेचर मापना है। अब सोचो, इंडिया में चलता है सेल्सियस ज़्यादा, अमेरिका में चलता है फ़ॉरेनहाइट ज़्यादा, सब कंट्री में अपना अलग अलग है, कहीं केल्विन चलता है। तो ऐसे सोचा गया, मान लो इंडिया में गर्म पानी में बढ़ जाएंगे, अमेरिका में बढ़ जाएगा कोई आदमी, तो सेम में बुझाएगा कि अलग अलग? सेम ही बुझाएगा रे। इंडिया में हम गर्म पानी को छुएंगे, अमेरिका का आदमी छुएगा तो सेम में बुझाएगा कि अलग अलग? सेम बुझाएगा। एक तो ये चीज़ हो दिमाग में। अच्छा, यहाँ तावा पे हाथ रखेंगे, अमेरिका में रखेंगे, दोनों जगह सेम बुझाएगा। अगर ताव उतना ही है तो इसका मतलब जगह से कोई अंतर नहीं है, चाहे इंडिया में रहो, चाहे अमेरिका में रहो, चाहे लंदन में रहो। अब करे तो करे क्या? जैसे मान लो आप सब लोग को रोटी पसंद है, इस क्लासरूम में सबको रोटी पसंद है। अब मुझे मेजरमेंट करना है कि आप क्लासरूम में जितने भी लोग हैं, कौन कितना रोटी खा सकता है। ठीक, खिलाए आप लोग को बुला के, कोई 25 खा रहा है, कोई 26 खा रहा है, कोई रुकिए नहीं रहा है, दिले जा रहा है, दिले जा रहा है। अब बताओ क्या मेजर, अब सबका अलग अलग रोटी है, कोई कम कोई, क्या हम आपका मेजरमेंट कर पाएंगे कौन ज्यादा खा रहा है कौन कम? लेकिन एक चीज हमें देखने को मिला, आप ही उठ जाइए, उठ जाइए। हम देखे कि ये हमेशा कितना रोटी खा रहा है। सुनना, हम क्या थे कि ये हमेशा कितना खा रहा है? 4। ठीक है, 40 से खा रहा है। अरे मान लो ना भाई, तू क्या टेंशन ले रहा है? ठीक, 40 मान लेते हैं। क्या इसका 40 फिक्स है? अच्छा, तुम लोग आदत बहुत खराब है, छोटा छोटा बात में कंफ्यूज है। हम बोले 40 फिक्स है भाई, क्या है? पूरे क्लासरूम के रोटी के बारे में मुझे नहीं मालूम, कोई अलग खा रहा है, कोई अलग खा रहा है, लेकिन ये बंदा हमेशा एक समान खा रहा है। क्या इसको स्टैंडर्ड मान सकते हैं? ठीक, ये मैक्सिमम कितना खाया? 40। आप उठ जाइए। ये मिनिमम 1 रोटी खा रहा है। हमने पूरे क्लासरूम को रोटी खिलाया, पूरे क्लासरूम को, सब अलग अलग खा रहा है। मान लो 10 दिन तक लगातार खिलाए, लिखते गए तू 25 को खाई, ये 2 दिन तक खा ही रही है। हम डेली लिख रहे हैं। हमने 10 दिन में टेबल चेक किया तो मैंने एक चीज पाया, ये डेली कितना, ये डेली क्या इसका चेंज हो रहा है? और आप लोग का चेंज हो रहा है। कभी आप 6 खा रहे थे, कभी 8 खा रहे थे, घरों ले जा रहे थे कि नहीं? ये दोनों का चेंज, तो क्या हम ये दोनों को स्टैंडर्ड मान सकते हैं? क्या हम बोल सकते हैं कि क्लासरूम में जो सबसे कम खाने वाला है वो है? इससे कोई कम, इससे कम कोई नहीं खा रहा था, सबसे कम ये खा रहा था। ये सबसे कम खा रहा था, वही फिक्स था, सबसे कम खा रहा था, और ये सबसे ज्यादा खा रहा था, और न 40 से ज्यादा, न 40 से, न 2 से ज्यादा, न 2 से, 1 से ज्यादा, न 1 से कम। क्या ये दोनों का स्टैंडर्ड मान सकते हैं? अब बोल, क्या ये दोनों को आधार लेके हम सब का रोटी माप सकते हैं कि नहीं? ये डेली उसके रिस्पेक्ट में कितना ज्यादा खा रहा है निकाल लेंगे, क्योंकि क्लासरूम में 2 से कम कोई खा, 40 से ज्यादा कोई खा, सारा तो इसी के बीच में है ना। तो बोल, मेजरमेंट के लिए किसको स्टैंडर्ड लेंगे, आप लोग को कि ये दोनों को? क्या ये दोनों के आधार पे हम सबका रोटी माप सकते हैं? आराम से माप सकते हैं। क्लियर? बैठो।
वही बातें स्केल में लिया गया कि भाई करे तो करे क्या। तो सोचो दो चीज़ फिक्स है क्या, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। समझना ध्यान से, पानी 100 डिग्री पे बॉयल होगा, 0 पे फ्रीज होगा, ये फिक्स है। तो ये दोनों पॉइंट को स्टैंडर्ड ले लिया गया, क्योंकि हम अगर कोई चीज़ मेजर करेंगे तो कुछ तो स्टैंडर्ड लेंगे ना, जो बदल नहीं रहा। तो 3 टाइप के ऐसे स्केल बहुत होते हैं तुम्हारे सिलेबस में, मेनली 3 पढ़ना है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड बोलो, सेल्सियस बोलो, डिग्री फ़ारेनहाइट बोलो, केल्विन बोलो। र्यूमर स्केल भी होता है, सुने हो र्यूमर, रेक्टिलाइन, केमिस्ट्री में भी हुआ होगा। और इमेजिनरी भी होते हैं। इमेजिनरी मतलब तुम्हारे नाम पे स्केल बना दिया कि तुम्हारा जैसे मान नाम चुपना है, चुपना का फ्रीजिंग है 9, चुपना का फ्रीजिंग है, चुपना का बॉइलिंग है 200। बताओ अगर चुपना 25 पे था तो वहाँ सेल्सियस में क्या वैल्यू था, तो चुपना स्केल हो गया। क्या हो गया ये, तुम अपने नाम का भी स्केल बना सकते हो, है ना। लेकिन तुम्हारा स्केल स्टैंडर्ड तो कोई बना लेगा, तुम्हारा स्केल स्टैंडर्ड नहीं होगा। स्टैंडर्ड 3 है, स्टैंडर्ड मतलब जो फिक्स है, बोलो ना। तो मेनली हम लोग 3 पढ़ेंगे, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। ऐसे र्यूमर पे भी क्वेश्चन है ना। और रेक्टिलाइन भी होता है। ऐसे इमेजिनरी बहुते बना के दे देगा, बनने का तरीका सेम होगा। क्वेश्चन ये तीनों से नहीं रहेगा, बनेगा इसी तीनों से। मतलब बेसिक ये है, समझना बढ़िया से। अब पूछता है एग्जाम में, नीट हो या जेईई, इससे एक क्वेश्चन जरूर डालता है। फॉर्मूला बेस है, लेकिन वहाँ दिमाग काम नहीं करेगा, क्योंकि नया स्केल दे देगा आपको। तो स्केल के नाम से मतलब नहीं है, बनाने के तरीका से मतलब है। बोलो, हमने क्या किया, 2 स्टैंडर्ड पॉइंट लिया, है ना, 2 स्टैंडर्ड पॉइंट। सारे स्केल में हमने 2 स्टैंडर्ड पॉइंट लिया। पहला फ्रीजिंग पॉइंट, पहला फ्रीजिंग पॉइंट, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट, या बीपी लिख दो, एफपी लिख दो। बोलो, ये हमारा डिग्री सेल्सियस है, यानी डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस स्केल है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, बोलो। और बॉइलिंग 100। ये तो फिक्स है। पानी बॉयल करेगा 100 पे, फ्रीज करेगा 0 पे। इसके अंदर भी जाएंगे समय के साथ, जब पढ़ेंगे कैलोरीमेट्री पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में हीट कैसे कैसे अंदर जाएगा, कैसे कैसे उसे भाप में बदलेगा, सब कुछ जानेंगे। बातचीत नहीं, बातचीत कर रहे हो गिलास में, थोड़ा गिलास शर्म है, सब गिलास शर्म घोर के पी गया। क्या ये दोनों स्टैंडर्ड पॉइंट फिक्स है? ऐसे ही फ़ारेनहाइट में डिग्री फ़ारेनहाइट मालूम है क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ पे, और बॉइलिंग फ़ारेनहाइट में बॉइलिंग। और ये यहाँ कितना का गैप है? 100 का। यहाँ कितना का गैप है? 180। अरे इसमें से इसको घटाओ ना यार। ऐसे केल्विन होता है। केल्विन में बोलो 273। एक्चुअल वैल्यू होता है 273.15। ये बॉइलिंग, ये फ्रीजिंग और ये बॉइलिंग। 373.15 केल्विन। मान लो इसके स्केल का लेंथ है L, इसके स्केल का लेंथ, इसका भी L। इसके L लेंथ में, इसके L लेंथ में टेम्परेचर कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? 0 से
इसके एल लेंथ में यहाँ 180 का गैप है, यहाँ 100 का गैप है, इसके एल लेंथ में 100 का गैप है। ठीक, तो मान लो हमारा इंडिया में सेल्सियस चलता है, अमेरिका में फ़ारेनहाइट, कहीं कहीं केल्विन चलता है, कहीं कहीं आपका मन जिसमें मापिए, सब बात तो ठीक है। किसी ने सेल्सियस बनाया, जैसे मान लो आप लोग पुराने जन्म में जो है आप सेल्सियस थे, कोई फ़ारेनहाइट था, कोई केल्विन था, कोई न्यूटन था, कुछ होता, वो ठीक है। वो पुराने जन्म में आप कुछ भी हो सकते हैं, है कि नहीं? नहीं आया। लेंथ एल, इसका भी लेंथ, इसका भी लेंथ, लेंथ स्केल बराबर नहीं है, कंपैरिजन बराबर है। फ्रीजिंग सेल्सियस में फ्रीजिंग 0, यहाँ 32, यहाँ इसके बॉइलिंग में 100, इसके बॉइलिंग में है ना। पानी अगर यहाँ पे बॉयल कर रहा है तो फ़ारेनहाइट में कितना, केल्विन में कितना, क्लियर। अब भाई ये बात तो सही है। मान लो आप यहाँ माप रहे थे, आप अमेरिका चल गए, वहाँ तो मरकरी स्केल इसमें है, तुमको दिक्कत हो जाएगा, तुम्हें मापना आना चाहिए। कोई चल गया दूसरा देश, ये बहुत सारा देश मापता है, इसलिए क्लियर कुछ नहीं है कि कौन देश स्पेशली मापता है। ये दोनों क्लियर, स्पेशली अमेरिका यही मापता है, इंडिया यही मापता है, इसलिए हम नाम ले रहे हैं। ये कोई स्पेशली नहीं, कोई देश यूज कर सकता है। तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा? हम इसमें सीखे हुए और इसमें, तो ऐसा क्या करेंगे कि इंटर कन्वर्सन हो जाए, कुछ ऐसा करे कि हमारे पास एक फार्मूला आ जाए जिसे हम सेल्सियस से किस में बदल लें, फ़ारेनहाइट से या केल्विन से सेल्सियस में, सेल्सियस से इसमें। क्या करे, बुद्धि लगाया गया। जैसे मान लो, क्या इसका 2 स्टैंडर्ड फिक्स है, इसका भी 2 स्टैंडर्ड, लेकिन अगर हम बोलेंगे बताओ सेल्सियस में 20 डिग्री सेल्सियस तो फ़ारेनहाइट में कितना, क्या करोगे? वो तो याद है तब कर लोगे, तो कोई ना कोई फार्मूला बना के दिया है, वो फार्मूला बनाया कैसे उसी का प्रूफ कर रहे हैं हम लोग। जब इस समय बना रहा होगा, सेल्सियस बोलेगा कि मेरे में 20, तो फ़ारेनहाइट बोलेगा बाप रे हमारा तो मालूम है ना, हो भाई फंस जाएगा वो। तो तीनों मिलकर डिस्कशन किया, इसलिए डिफिनीशन में डिस्कशन ली कि भैया तुम्हारा स्टैंडर्ड ये है, मेरा स्टैंडर्ड ये है, मेरा स्टैंडर्ड ये है, क्यों ना एक ऐसा रिलेशन बना ले कि एक दूसरे में बदल जाएं, क्यों ना ऐसा रिलेशन एक दूसरे में। मान लो किसी जनरल पॉइंट पे इसका टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस C है, जो यहाँ से x लेंथ पे है, तो मेरे से क्या पूछेगा, उतना ही x लेंथ पे कितना फ़ारेनहाइट है, उतना ही लेंथ पे कितना फ़ारेनहाइट है, डिग्री फ़ारेनहाइट, और उतना ही लेंथ पे कितना केल्विन है। तीनों में x तो सेम है, अरे तीनों में x तो, मैं x का मतलब हो गया कि जो भी स्केल ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे 20 है तो उसी 20 पे यहाँ कितना है, ये 20 तो ये भी इसी 20 पे, ये 20 पे है तो ये 20 पे ये कितना है, यही 20 पे ये, तो इसको ऐसे सोचा गया। बताओ यहाँ टेम्परेचर का डिफरेंस क्या है, क्या एल लेंथ में टेम्परेचर चेंज हो रहा है 100 से 0, तो बोलो एक्स लेंथ में कितना चेंज हो रहा है, बुद्धि लगा, C से 0, ये डिग्री सेल्सियस C है, ये 0 डिग्री है। सुनना, क्या एल लेंथ में टेम्परेचर का चेंज है 100 - 0, बोलो एल लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल क्यों लगाए भाई, ये लेंथ और ये टेम्परेचर है, बराबर थोड़ी कर सकते हैं। एल लेंथ में कितना है 100 - 0, तो बोलो एक्स लेंथ में कितना टेम्परेचर का चेंज है, C - 0। ध्यान से देखिए, लिख सकते हैं कि नहीं, स्केल का लेंथ कितना है, एल लेंथ में टेम्परेचर का चेंज जहां पे चाहिए एक्स लेंथ में, लिख सकते हैं कि नहीं, दोनों को डिवाइड कर, क्यों डिवाइड, कंपैरिजन करना है,
मुझे किसी जनरल पॉइंट पे चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट सबको मालूम है, बॉइलिंग सबको मालूम है। बताओ अगर सेल्सियस में कहीं पे 40 है तो फ़ारेनहाइट में वहीं पे कितना होगा, ये तो किसी को नहीं मालूम है। तो इसको ऐसे सोचा गया, टोटल लेंथ में इतना का चेंज, एक्स में डिवाइड कर, इतना में इतना डिवाइड कर, एक्स बाई, अच्छा प्रोपोर्शनल को हटाते तो नया कांस्टेंट आता है, तो इसके कांस्टेंट से इसका कांस्टेंट, तो क्या बचेगा बोल, c माइनस 0 बाई 100 माइनस 0 बचेगा। ये दोनों को डिवाइड कर ले, ध्यान से अपने आप समझ में आएगा। एल लेंथ में चेंज कितना है, 100 से 0, तो मुझे जहां पे चाहिए उसका चेंज क्या है, c से 0। ये इससे इसको डिवाइड कर दो, क्या बचेगा, c माइनस 0 बाई, वही चीज यहां करो, बोलो यहाँ एल लेंथ में कितना का चेंज है, एल लेंथ में चेंज है 212 से, तो एक्स में कितना का चेंज है, एफ से 32। बोलो यहाँ पे एल लेंथ प्रोपोर्शनल है 212 माइनस, बोलो ना, बोलो ना, एक्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा एफ माइनस 32, फिर इसमें इसको इससे डिवाइड कर दो, तो एक्स बाई एल क्या हो जाएगा, इतना बाई इतना करो ना, एक्स बाई एल क्या हो जाएगा, एफ माइनस 32 बाई इतना, और जो एक्स बाई एल यहाँ होगा वही एक्स बाई एल, इसको बराबर कर दो, कितना हो जाएगा ये, एफ माइनस 32 बाई 212 माइनस जो कितना होता है, बोलो बराबर क्यों किया, समझ में आया। कंपैरिजन कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड में जा रहे हैं, क्लियर। क्या उसका एक्स वाई एल इतना है, किस में, उसी एक्स वाई एल में फ़ारेनहाइट में कितना है, उसी स्केल में फ़ारेनहाइट, ये केल्विन में कितना हो जाएगा, केल्विन में कितना हो जाएगा, K इज प्रोपोर्शनल टू इतना माइनस इतना, जो कि 100 है, अरे इतना से इतना घटाएंगे 100 ना, तो बोलो x प्रोपोर्शनल K माइनस 273.15, हाँ या ना, डिवाइड कर, डिवाइड कर, x बाई बराबर इतना बाई, बराबर कर यहाँ K माइनस यही कन्वर्सन जो बचपन से तुम याद करते हो। अब बोल अगर हमको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलना है तो ये दोनों को बराबर कर देंगे, फ़ारेनहाइट को केल्विन में, ये दोनों को बराबर कर देंगे, जिसको जिसमें बदलना उसको बराबर कर दे। जैसे ये दोनों को बराबर कर, ये दोनों को बराबर कर, तो c माइनस 0 बाई 100 माइनस 0 बराबर f माइनस 32 बाई 180, 0 से 0 गया, c बाई 100 बराबर f माइनस 32 बाई 180, 0 से 0। क्या सबका ध्यान बोर्ड पे है, 5 दूना 9 दूना, f बराबर क्या हो जाएगा, 9/5, f बराबर 9/5 c, अरे 9 यहाँ जाएगा ना, 9/5 c प्लस 32 की माइनस 32, प्लस 32 ना। तो अगर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है तो यहाँ रख c, f में आ जाएगा, ये याद किया होगा। अब बताओ अगर मुझे सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो ये दोनों को बराबर कर, इसको इससे बराबर कर, क्या हो जाएगा, 100 से 100 गया, अरे 100 से 100 क्या हो जाएगा, सीधे इसके बराबर ये ना, c बराबर K माइनस, मतलब अगर मुझे केल्विन को सेल्सियस में बदलना है तो कितना माइनस कर, और सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो K बराबर c प्लस 273.15, सेल्सियस को केल्विन बदलना है तो इतना ऐड कर, और केल्विन को सेल्सियस बदलना है तो इतना। क्लियर, कैसे कैसे कंपैरिजन करके लिखे, बात समझ में आया। अरे बोलो, अगर इसको याद रखना तो कैसे याद रखेंगे, इतना भी याद रखने की जरूरत नहीं, भले प्रूफ हो गया, भले प्रूफ हो गया, सोच बुद्धि लगा देखो।
ये वाला पेज घर पे लिखना है, इसको देखो तो बढ़िया से, इतना भी याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना भी याद रखने की जरूरत नहीं है, इससे भी इजी है। कैसे कंपेयर करके बराबर किए, क्लियर है? घर में कितना बार लिखेगा इसको, देखिए कि अपना मन से, अपना मन से। और इसको इसमें बदलना चाहिए, दोनों को बराबर कर देंगे, इसको इसमें बदलना चाहिए, दोनों को बराबर कर देंगे। बोल, क्या फॉरेन हैंड को केल्विन में बदल सकते हो? कैसे? ये दोनों को बराबर कर देंगे, बोलो ना। बेसिक यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, लग नहीं रहा है, जिसको जिसे बदलना वो तो हो ही गया। क्या हमारा ये तीनों स्केल देगा कि नया स्केल भी दे सकता है? तो उसको ऐसे याद रखेंगे। सी क्या है? जो मुझे चाहिए, सेल्सियस जो मुझे, तो उसको बोल देंगे स्केल रीडिंग। क्या बोल देंगे? लगने रहा सब में, स्केल रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट माइनस बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है। देखो ना यार, यहाँ इतना माइनस इतना है, इसको क्या बोलोगे? सी। सी मतलब जो तुम्हें चाहिए, मतलब स्केल रीडिंग, स्केल रीडिंग माइनस बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस बराबर कांस्टेंट। बराबर कांस्टेंट मतलब वो लिख के जिसकी में बदलना उसमें बदल दो। यानी यहाँ पे नोट क्या हो जाएगा, आराम से लिखना। नोट क्या हो जाएगा कि किसी भी स्केल में हम लिख सकते हैं स्केल रीडिंग। स्केल रीडिंग मतलब जो हमें चाहिए, जहां पे चाहिए, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट माइनस बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस क्या होगा? जैसे एक क्वेश्चन सोचे, यहाँ पे एक स्केल है जिसका नाम है चोपना स्केल, ये नाम बदल दें, बूधन स्केल नाम रख दे। एक स्केल का नाम है बूधन स्केल। कौन स्केल? बूधन स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट है 10, फ्रीज पॉइंट है, बॉइलिंग है 220। बुधना के स्केल में फ्रीजिंग कितना है? बॉइलिंग 220। अगर बुधना के स्केल में 25 बुधना हो रहा था तो सेल्सियस में कितना था? क्या करेगा? इस पर बैठाएंगे। बुधना का फ्रीजिंग कितना है? 10, बॉइलिंग 220। बुधना में कहाँ पे पूछा है? बुधना 25 पे, तो सेल्सियस कहाँ पे? स्केल रीडिंग क्या हो जाएगा? 25 पे बोला है ना? 25 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 10, बॉइलिंग बुधना का 220 माइनस बराबर है, बराबर कांस्टेंट में कौन? सेल्सियस को बराबर कर दे। यहाँ क्या लगा देंगे? सेल्सियस। अब जो वहां से निकल जाएगा सी, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ऐसे होता है र्यूमर स्केल, उसमें बॉइलिंग होता है 80 पे और फ्रीजिंग होता है 0 पे। बोलो ना। तो बताओ, ओरल ऐसे तुम रफ निकाल, ओरल करके देख, क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा पीडीएफ में, करके गुना भाग करके दिखा, लिखो। ऐसे कहीं पे रफ करके दिखाना, लिखो। क्वेश्चन मन में हमें गुना भाग करके बताना। र्यूमर स्केल में बॉइलिंग पॉइंट है 0 लिख, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट 0 रम लिखना, फ्रीजिंग पॉइंट 0, बॉइलिंग पॉइंट 80, बॉइलिंग पॉइंट 80। क्या नाम है स्केल का? र्यूमर स्केल। REAUMUR स्पेलिंग ये होता है र्यूमर स्केल। र्यूमर स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट 0 है और बॉइलिंग कितना है? 80 है। किसी पॉइंट पे र्यूमर 20 था,
किसी पॉइंट पे र्यूमर 20 था, किसी पॉइंट पे, तो बताओ सेल्सियस में कितना, जल्दी बताओ सेल्सियस में कितना, सेल्सियस में कितना, सेल्सियस में कितना, क्या करेंगे, र्यूमर में कहाँ पे बोला है, फॉर्मूला क्या है, स्केल रीडिंग माइनस फ्रीजिंग, फ्रीजिंग कितना, तो 20 माइनस बाय 80 माइनस, इसको किसके बराबर, सेल्सियस के बराबर, सेल्सियस में ना पूछा है। अरे कांस्टेंट का जगह जिसमें कांस्टेंट का जगह वो रखेंगे जिसमें पूछा जाएगा। बोलो सेल्सियस में क्या है, C माइनस 0 बाय, क्या यहां से C निकाल लेंगे, 20 बाय 80, C बाय 100, तो बोलो C क्या हो गया 25। बुधन ये र्यूमर में 20 होगा तो सेल्सियस में, ऐसे एक और छोटा सा करके दिखा देते। लेक्चर अच्छे से एंड होगा तभी अगले दिन, 1 मिनट के लिए तो घर नहीं भागल जा रहा है, हमरो ना कोई इंतजार करता है, हमारा भी तो कोई इंतजार करता है, मेरा भी तो सोचो, कभी सोचता ही नहीं कि मेरा भी कोई इंतजार कर रहा है। इतना देर में क्वेश्चन हो जाता है। चलो गुना भाग करके बताओ रफ में, ये क्वेश्चन लिखा रहेगा पीडीएफ में, क्या लिखा रहेगा, इन र्यूमर स्केल फ्रीजिंग पॉइंट इज 0, बॉइलिंग पॉइंट इज 80, अगर र्यूमर में 20 था तो सेल्सियस में क्या था लिखा हुआ रहेगा, इससे गुना भाग रहेगा, है ना। एक क्वेश्चन आप लोग बताओ, सब जानता होगा बचपन से, किस टेम्परेचर पर किस सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होगा, केमिस्ट्री में भी बराबर होगा, एट व्हाट टेम्परेचर द सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल, द टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल आर इक्वल। क्या करेगा, क्या करेगा, जल्दी कैसे बनाएगा, किस टेम्परेचर पर दोनों स्केल बराबर हो जाएगा, -40 कैसे लाओगे, याद है कैसे लाओगे, क्या बोला है, किस स्केल पे, मतलब किस टेम्परेचर पे दोनों बराबर होगा, तो बोलो ये सेल्सियस में क्या लिखते हो, C माइनस 0 बाय 100 माइनस 0, C की जगह क्या मान लेंगे, किस टेम्परेचर बराबर, फ़ारेनहाइट में F माइनस 32 बाय 212 माइनस 32, सब लोग ध्यान दे रहे हो, F का जगह क्या मान लेंगे, किस टेम्परेचर पे दोनों स्केल बराबर हो जाएगा, तो यहाँ C माइनस 0, किसी की जगह X मान लो टेम्परेचर X है, माना क्यों टेम्परेचर, तो सेल्सियस में हो जाएगा X माइनस 0 बाय, यहाँ F माइनस 32 बाई 180 की जगह, अरे दोनों बराबर में बोल रहा है यार, तो C को F कर लो या F को C कर लो या क्या मान लो, यहाँ से X आएगा -40 डिग्री सेल्सियस पे दोनों बराबर होगा, -40 बोलो सेल्सियस में या -40 बोलो फ़ारेनहाइट में बराबर है, मतलब -40 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जहां पे जितना सेल्सियस होगा उतना ही फ़ारेनहाइट। मान लो X का वैल्यू आया यहाँ पे -40 डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये डिग्री सेल्सियस है कि फ़ारेनहाइट भी हो गई, बराबर ना, समझा कैसे किए, आप बोल कोई इमेजिनरी स्केल तुमको दे दिया, कोई इमेजिनरी दे दिया, नीट जेई में प्रोबेबिलिटी रहता है यहाँ से एक क्वेश्चन डालने का, वो भी इमेजिनरी, क्लियर, एक नया स्केल दे दिया, उसका फ्रीजिंग बॉइलिंग दे दिया, बोलेगा फलाना में ये है तो चिलाना में क्या होगा, बराबर कर लेगा, बोलो ये नोट से क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो, क्लियर, यहां तक खत्म। अगले दिन स्टार्ट होगा कैलोरीमेट्री, क्या स्टार्ट होगा, चलिए बाय बाय करें।